बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में आइसो क्वांट कर्व कराया था। संदेश याद है आपको आइसो क्वांट कर्व? और आइसो क्वांट कर्व के साथ साथ मैंने उसकी 4 प्रॉपर्टी कराई थी। एक प्रॉपर्टी बची है वो आज करनी है, देन आइसोकॉस्ट लाइन करनी है और ये चैप्टर जो है रैप अप करना है फटाफट। पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट क्लास को पहले रिकॉल करते हैं फटाफट से हमने क्या पढ़ा था। बेटा मैंने आपको सबसे पहले 2 टर्म्स बताए थे। एक होता था प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, पहला क्या था प्रोडक्शन, और एक होता था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में हम प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव पढ़ते थे और हम वो पॉइंट कैलकुलेट करते थे जहां पे क्या होता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। क्या होता है बेटा? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हम सेलर का पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं और जहां पे हमें निकालते हैं कि सेलर को क्या होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अभी हम करें प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मैं आपको वो पॉइंट निकाल के दूंगा जहां पे प्रोड्यूसर की कॉस्ट मिनिमम लगेगी और वहां पे ऑपरेट करना उसके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। अब इसे निकालने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने, आइसोकॉन्ट कर्व, आइसोकॉस्ट लाइन। स्टार्टिंग विद आइसोकॉन्ट कर्व which is also known as equal production curve, which is also known as production indifference curve, which is also known as iso product curve। चारों नाम याद रखना। दूसरी बात, अब ये कर्व होता क्या है? तो मैंने आपको 5 बातें बताई। आइसोकॉन्ट कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पार्थवी जी, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन 2 फैक्टर्स जो प्रोड्यूसर विलिंग टू बाय है। मतलब बेटा ये मशीन और लेबर वो खरीदना चाहता है एंड एवरी कॉम्बिनेशन विल प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक आइसोकॉन्ट पे आप कितने भी पॉइंट ले लो, एवरी कॉम्बिनेशन विल गिव यू सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। या तो ये बात समझ आती है? हेलो, हाँ हाँ जी बेटा मैंने नोट्स लिखवाया था, मैंने पहले ही बोला था आपको कि आप नोटबुक लेकर आना। मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ, घर चलेगा बेटा फिर बाय। ठीक है, आइसोकॉन्ट कर्व की 3 असम्पशन बताई थी। फैक्टर्स कितने होने चाहिए? 2, टेक्नोलॉजी विल रिमेन सेम और लेबर की प्रोडक्टिविटी विल रिमेन सेम। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आइसोकॉन्ट कर्व की 5 प्रॉपर्टीज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी, आइसोकॉन्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई। सेकेंड प्रॉपर्टी थी बेटा कि जितना हायर आइसोकॉन्ट होता है उतनी हायर वो प्रोडक्शन देता है। तीसरा, 2 आइसोकॉन्ट कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते और आइसोकॉन्ट कर्व कभी भी एक्सेस को टच नहीं कर सकता। ये 4 प्रॉपर्टी आपकी हमने डन कराई थी। आई होप दिस इज क्लियर राइट। अब आप जो है हेडिंग डालिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5। हेडिंग डालिए एक बार जरा, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 आप लिखेंगे बेटा, आइसोकॉन्ट कर्व is convex to the origin। और बेटा इसे प्लीज आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आइसोकॉन्ट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा कॉन्वेक्स। आधुनिक बेटा क्या बोला है? इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। और संध्या पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी बोल क्या रही है और फिर इसका लॉजिक देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बेटा सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन समझ नहीं आएगा। कुछ नोट मत करना, पहले सुन लो आराम से। बेटा मैंने एक आइसोकॉन्ट बनाया, एक्स एक्सिस 0 वाई। हाँ जी, तो यार मैंने आपके लिए यहां पे एक आइसोकॉन्ट बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0
बेटा यहां पे अगर आपको याद हो हम क्या लेते थे, मशीनरी, और संस्कृति बेटा यहां पे हम क्या लेते थे, लेबर। और जब भी मैं आइसोकॉन्ट बनाता था वो आइसोकॉन्ट कुछ इस तरीके से बनता था। अब प्रॉपर्टी कह रही है जब आप आइसोकॉन्ट को ओरिजिन से देखोगे, ये ओरिजिन है, इस डायरेक्शन से देखो तो ये ओरिजिन की तरफ आउटवर्ड बेंड है ना, आउटवर्ड, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। आपने बचपन में ना 10th में लेंसेज मिरर्स पढ़े होंगे, एक ये लेंस होता है। अब जब मैं इसे यहां से देख रहा हूं तो ये इनवर्ड बेंड है। कैसे बेंड है, अंदर की तरफ है, जैसे स्पून होता है, स्पून स्पून अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, इसे क्या बोलते हैं। और जब आप स्पून को उल्टा कर दोगे तो वो इस तरीके से बेंड हो जाएगा आउटवर्ड, दिस शेप इज व्हाट, कॉन्वेक्स। तो बेटा अगर आप इधर से देखो, ओरिजिन से देखो, तो आपको उल्टा स्पून दिखेगा ना, आउटवर्ड बेंड। तो यानी प्रॉपर्टी ने बोला कि इंडिफरेंट आइसोकॉन्ट कर्व ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है ओरिजिन से, बट पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों होता है, आपको तो ये समझना है। नोट मत करना, जो नोट मत कर बेटा, रुक जाएगा। अब इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, देखो बेटा मैंने ना इस आइसोकॉन्ट में एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ए है। आदमी कॉम्बिनेशन ए का मतलब तुझे पता था क्या था, 12 लेबर, और बेटा याद करो मशीन कितनी थी, एक मशीनरी। अगर आपको मशीनरी को गेन करना था तो प्रोड्यूसर हैज टू सैक्रिफाइस व्हाट, लेबर, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर उसे मशीन 2 चाहिए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मशीन तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन इन ऑर्डर टू गेन मशीनरी आपको लेबर सैक्रिफाइस करने थे, और लेबर हो जाते 8। क्या हो जाते, 8। अगर आपको फिर से मशीन को गेन करना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन 3 हो जाती, लेकिन अगेन बेटा लेबर कितने थे, लेबर हो जाते 5। क्या आपको ये वाली बात याद है, याद है नहीं वाली बात, एक बार आप कॉम्बिनेशन बनाओगे मेरे लिए वापस से, मतलब आप नोट मत करना भी, बट आप याद दिलाओ। कॉम्बिनेशन मैंने बनाए थे एग्जाम्पल में, 5 कॉम्बिनेशन थे, ए बी सी डी ई। यहां पे थी मशीनरी और यहां पे था लेबर। पहले थे 1 पे 12, फिर कितने थे, 2 पे 8, 3 पे 5, 4 पे 3, और 5 पे 2, ऐसा ही था ना। और संस्कृति एक बात समझ गए बेटा, जब मैं मशीन को बढ़ा रहा हूं तो उससे लेबर क्या हो रहे हैं, कम, बिकॉज इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। इसीलिए आइसोकॉन्ट क्या बनता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बनता था, डाउनवर्ड स्लोप। सर ये बात तो आपने ऑलरेडी बता दी ना, कुछ क्या बता रहे हो नया बताओ। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था ना, एक को बढ़ाने के लिए दूसरा कम होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक मशीन को बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर कितने लेबर सैक्रिफाइस करने के विलिंग है। पहले मैंने बताया था लेबर, मशीन बढ़ाने के लिए लेबर कम करना है, अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कितना कम करना है। अब मुझे वो रेशो निकालना है, क्या निकालना है, रेशो। तो अब बेसिकली मैं एक रेशो निकालूंगा बेटा आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो रेशो होगा, ये रेशो होगा लॉस ऑफ 1 फैक्टर इनपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ अनदर फैक्टर इनपुट। बेटा क्या कोई दिक्कत, पार्थिवी में निकाल रहा हूं कि लॉस कितने लेबर लॉस करने के आप विलिंग हो टू गेन 1 मशीनरी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, हमारे एग्जांपल में मैं लॉस किसे कर रहा था, लॉस कौन हो रहा है, लेबर, और गेन कौन हो रहा है, मशीन। तो मैं क्या इसे ऐसे बोलूं, ये होगा डेल्टा वाई, अरे ब्रो चल जा, अपॉन डेल्टा एक्स। संध्या बेटा ये क्लियर है, क्योंकि मैंने लेबर को वाई एक्सेस पे लिया था, तो फैक्टर वाई को आप कितना लॉस कर रहे हो तो डेल्टा वाई आ गया, और क्योंकि मैंने मशीनरी एक्स पे लिए थे तो डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना बेटा। अब
इस रेशो को आपकी बुक में एक नाम दिया, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आराम आराम से सुनते रहना, कुछ नोट नहीं करना। आपकी बुक में इस रेशो का एक नाम है, आपको याद है इंडिफरेंस कर्व में क्या नाम था? एमआरएस। फुल फॉर्म क्या थी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। इस रेशो को यहां पे एक नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड MRTS। क्या बोलते हैं? MRTS, विच स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और ये MRTS जो है ये होता है क्या बेटा? इसे इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो दिस इज स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व। ये आइसोकॉन्ट कर्व का क्या होता है? 1 मार्क में आता है आइसोकॉन्ट का स्लोप क्या होता है? MRTS। क्या होता है? कोई दिक्कत? अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं MRTS क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ वन यूनिट टू गेन ऑफ अनदर यूनिट। और सिंपल टर्म्स में एक मशीन को लेने के लिए प्रोड्यूसर कितने लेबर सैक्रिफाइस करने के विलिंग है, दैट रेशियो इज व्हाट? MRTS। क्या अब मैं MRTS कैलकुलेट करके दिखाऊं आपके लिए? ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ना, अब मैं आपके लिए यहां पे MRTS निकाल के दे रहा हूं बेटा। पहले लेवल पे हमेशा डैश होगा, ठीक है? आदि एक फॉर्मूला है बेटा, लॉस अपॉन में गेन। अब जल्दी से बता, पहले तूने रेस लॉस कितने का करा? 4। बेटा 12 से 8 लॉस 4 का हुआ। और इन ऑर्डर टू गेन व्हाट? 1 मशीनरी। संध्या जी पहला रेशो आएगा 4:1, मतलब आप एक मशीन को लेने के लिए 4 लेबर छोड़ रहे हो। अच्छा अगली बारी क्या हो रहा है बेटा? 3:1। फिर अगली बारी 2:1, और लास्ट उसके बाद कितना आया बेटा? 1:1। पार्थवी बेटा आप कुछ यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? MRTS जो है उसकी वैल्यू राइज हो रही है, कांस्टेंट है, या फॉल हो रही है? फॉल हो रही है। क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली संध्या फॉल हो रही है ना। अब बेटा पूरी इकोनॉमिक्स का एक रूल याद रखना, हर चैप्टर में रूल अप्लाई होगा, हर चैप्टर में। जब भी किसी कर्व का स्लोप डिक्रीज करेगा, जैसे यहां पे MRTS डिक्रीज कर रहा है ना, MRTS ही लिख देता हूं, जब भी किसी कर्व का स्लोप डिक्रीज करेगा तो वो हमेशा कॉन्वेक्स बनता है। कैसा बनता है? कॉन्वेक्स बनता है। ये पूरे इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सल रूल है। एक बार रिपीट कराओ संध्या जी, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। व्हाई इट इज कॉन्वेक्स? तो आपका सेकंड आंसर, क्योंकि उसका स्लोप MRTS क्या करता है? फॉल करता है, डिक्रीज करता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज MRTS? MRTS होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इट इज द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व एंड इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ वन फैक्टर इनपुट टू गेन ऑफ अनदर फैक्टर इनपुट। इन सिंपल वर्ड्स MRTS का मतलब है एक मशीन को लेने के लिए प्रोड्यूसर कितने लेबर सैक्रिफाइस करने के विलिंग है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा इसका कंक्लूजन सुनो संध्या जी, अगर किसी कर्व का स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो वो कैसा बनता है? कॉन्वेक्स। कैसा बनता है? अगर स्लोप इंक्रीज करेगा तो कॉनकेव। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? ये 3 कंक्लूजन याद रखना। अब आपके पेपर में पार्ट 3 क्या बोलेगा? कहेगा इनमें से कौन सी आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी नंबर 1, आइसोकॉन्ट कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, कॉनकेव थोड़ी होता है। सेकंड, आइसोकॉन्ट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ट्रू, कॉन्वेक्स होता है ना। अच्छा एक ऐसे ट्रू एंड फॉल्स में ऐसे स्टेटमेंट दिया है, आइसोकॉन्ट कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन इफ MRTS इज इंक्रीजिंग। अब ये ट्रू हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, अगर पीछे उसने MRTS का नेचर बता दिया तो बेटा उसके हिसाब से कुछ भी शेप बन सकती है हाइपोथेटिकली। हां अगर MRTS के बारे में कुछ नहीं बोला तो जनरली MRTS क्या होता है? फॉल। इसलिए जनरली आइसोकॉन्ट कैसा बनता है? कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स तभी बनेगा जब क्वेश्चन साइलेंट है, क्योंकि तब बाय डिफॉल्ट एमआरटीएस फॉल करता है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली एमआरटीएस कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर हाइपोथेटिकली वो इंक्रीज कर रहा है तो वो कॉनकेव बनेगा। क्या ये बात समझ आई? एक बार रिपीट करें संध्या जी, आइसोकॉन्ट की शेप क्या होती है? जनरली कॉन्वेक्स, क्योंकि स्लोप एमआरटीएस क्या करता है? एमआरटीएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस अपॉन में वन इनपुट टू गेन अपॉन में अनदर इनपुट। क्या ये बात समझ आई? आइसोकॉन्ट की तीन शेप होती है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव हाइपोथेटिकली बनता है जब स्लोप एमआरटीएस राइज करेगा, कॉन्वेक्स फॉल में, स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज कांस्टेंट। 4:1 4:1 4:1 4:1। समझ आया? कोई दिक्कत? तो आपको ऐसा टेबल दे देगा, कॉम्बिनेशन ए बी, आपको बोलेगा इसकी शेप बताओ, तो पहले आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा लॉस अपॉन गेन करके, स्लोप की वैल्यू को एनालाइज करना, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो कॉनकेव, डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्वेक्स, कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, कमेंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? पक्का समझ आया? एब्सोल्युटली क्लियर? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से एक बार बताएंगे, आकाश, गौरिका, ओम, पायल, तरुण, क्या ये बात आपको समझ आई बेटा? अगर ये बात समझ आ गई तो बेटा फट फट से नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे लिखवा रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसे लिखवाएंगे बेटा। तो भाई मैं भाई तो ये मेरी गलती हो गई, आपने नोटबुक पे डाल के दिया। भाई मैं आज कॉल करूंगा, मैं कर दूंगा भाई। तो भाई वो अच्छी बात है ना, तू तेरे को अपने से मतलब है, तेरे को किसने क्या लेने देना, कोई आ रहा है? भाई अब मैंने फोन रिकॉर्डिंग में लगाया हुआ था, बता मैं कैसे रिकॉर्डिंग होती है, तेरे को नोट शेयर करना। दूसरी बार जब तू आ रहा था, तुझे तुझे तेरी रिस्पॉन्स में मैंने मैसेज डाला था ना, एक किसी के नोट लेकर आया, मैंने डाला था नोट, तो तूने कुणाल को कॉल करा? हाँ, चल ठीक है ठीक है, छोड़ दे छोड़, मैं आज सबकी वेदन। हाँ जी, हाँ बजट लाइन में एमआरई होता था, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, वो कांस्टेंट होता था। ये नोट हो गया सबका? ठीक है, चलो भाई इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आइसोकॉस्ट लाइन स्टार्ट करा रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, आइसोकॉन्ट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरटीएस।
पहला पॉइंट। हाँ बेटा ये तो एक्सप्लेनेशन था ना, वैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी लिखनी है, इसके अंदर पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन है। पहला पॉइंट, आइसोकॉन्ट कर्व is convex to the origin due to decreasing MRTS. MRTS marginal rate of technical substitution is the slope of IQ curve and it is the ratio between loss of one factor input to gain of another factor input. Ratio between loss of one factor input to gain of another factor input. Last point number 3. In simple words, comma, MRTS means how much producer is willing to sacrifice one input of production, comma, to gain an additional unit of another input of production. डन जी। नीचे एक नोट डाल लीजिए बेटा, जो आपको हमेशा याद रखना है पूरी इकोनॉमिक्स में। बेटा कर्व के साथ 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो बनेगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव या फिर स्ट्रेट लाइन। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, स्ट्रेट लाइन। किस पॉसिबिलिटी में कॉन्वेक्स बनेगा? अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है। अब स्लोप कुछ भी हो सकता है, आईक्यू का एमआरटीएस होता है। कॉनकेव में अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है और अगर स्लोप कांस्टेंट है। कॉनकेव में टच होता है बेटा। किसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ क्या यहां तक कोई दिक्कत? समझ आया? पांचों प्रॉपर्टी डन हो गई बेटा। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है नेगेटिव रिलेशन की वजह से। हायर आईक्यू मींस हायर प्रोडक्शन, दो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आईक्यू कभी एक्सेस को टच नहीं करेगा, और इट इज जनरली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि उसका स्लोप एमआरटीएस क्या करता है? जनरली डिक्रीज। अदरवाइज कुछ भी और केस होगा तो वो कुछ और शेप भी ले सकता है। इसी के साथ आइसोकॉन्ट कर्व होता है खत्म।
नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा जल्दी से, नेक्स्ट हेडिंग। अब क्या करना है हमें, आइसो कॉस्ट लाइन। तो हेडिंग डालो आइसो कॉस्ट लाइन और इक्वल कॉस्ट लाइन और बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन। बेटा ये बजट लाइन है बिल्कुल सेम एज इट इज, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। ठीक है, अब 1 मिनट पेन रखो, पहले एग्जांपल सुनो। बेटा याद है आपको लास्ट क्लास में कौन था प्रोड्यूसर जिसके लंबे लंबे बाल थे यहां तक, वंश था। तो बेटा अब हम वंश को दोबारा यहां पे लेकर आते हैं। प्लीज आप नोट मत करिएगा और थोड़ा फोकस से सुनिएगा, क्योंकि जो बच्चे पहली बार करेंगे ना उन्हें कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी आइसोकॉन्ट और इसमें। ये बेटा हमारा वंश भाई, बाल बढ़ाए थे इसने, और बेटा वंश भाई क्या थे, एक तरह के एक प्रोड्यूसर थे बेटा, गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। अब मान लीजिए इनके पास टोटल आउटले है 1,000 रुपए। संध्या टोटल आउटले मतलब बेटा टोटल पैसा जो इसके पास है टू इन्वेस्ट, इससे ये मशीन और लेबर खरीदेगा और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करेगा। तो वंश तेरे पास कितने रुपए बेटा, 1,000 रुपए पड़े तेरे पास। अब जब ये मार्केट में गया तो इसने देखा कि जो प्राइस ऑफ मशीनरी है, जिसे मैं पीके से डिनोट करूंगा बेटा, वो है 200 रुपए की एक मशीन। संध्या कितनी की आती है, 200 रुपए। एंड जो प्राइस ऑफ लेबर है, जिसे मैं पीएल से डिनोट करूंगा बेटा, वो कितना है, 100 रुपए। 1,000 रुपए टोटल आउटले, 200 रुपए एक मशीन, 100 रुपए एक लेबर। कोई दिक्कत, संस्कृति क्लियर है एकदम। अब संस्कृति ये गया प्रोडक्शन करने, तो यहां पे इसने ले ली मशीनरी और यहां पे इसने ले लिया लेबर। अब ये कॉम्बिनेशन बना रहे, ध्यान से सुनना। अभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आपको लगेगा आइसोकॉन्ट करा रहे हो, बट ये अलग है। संस्कृति बेटा पहला ऑप्शन, ये एक भी मशीन नहीं लेता, 0 मशीन। कितने पैसे बचे इसके पास, 1,000। कितने पैसे बचे बेटा, क्योंकि इसने एक भी मशीन नहीं ली, ये 200 की थी, एक भी नहीं ली, लेबर 100 का था। अब 1,000 रुपए से कितने लेबर ले सकता है, 10 लेबर। कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत, 0 मशीन, 10 लेबर, 1,000 रुपए खर्च हो गए। इसने कहा एक काम करते हैं, एक मशीन ले लेते हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि ये एक मशीन ले ले, मतलब 200 रुपए स्पेंड हो गए, बचे कितने, 800। कितने लेबर, 8 लेबर। एक ऑप्शन है कि सी कॉम्बिनेशन में ये 2 मशीन ले ले 400 रुपए की, लेबर कितने, 600 में 6 लेबर। एक ऑप्शन है बेटा 3 मशीन और 4 लेबर। एक ऑप्शन ये है कि ये 4 मशीन ले ले, 200 मतलब 800 रुपए गए, और 2 लेबर ले ले। और लास्ट एक ऑप्शन है कि अगर इसने पांचों मशीनरी ले ली तो 1,000 रुपए पूरे स्पेंड, और लेबर कितने होंगे, 0। क्या कोई दिक्कत, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गए। आइसोकॉन्ट में भी बनाए थे, लेकिन संध्या अलग है दोनों, देखना बेटा। ये जो मैंने बनाए हैं, ये है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। बेटा बिटवीन कितने फैक्टर्स, अगेन सेम टू सेम, बिटवीन 2 फैक्टर्स। और अगर आप इसे ग्राफिकली प्रेजेंट कर दोगे, तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने पर जो है ये बन जाएगा बेटा क्या, आइसो कॉस्ट लाइन। अभी दिमाग में कुछ मत आना, 1 मिनट रुक जाओ। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन संध्या ये आएगा कि सर ऊपर आना जरा, आपने बोला था कि अगर ये कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ पे दिखा दे तो ये तो आइसो कॉस्ट कर्व बनता था, आइसो कॉन्ट कर्व।
ऊपर वाला, ये भी सेम है, तो दोनों सेम हो गए। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं क्या है, सुनो। बेटा डिफरेंस सुनना, आइसो कॉस्ट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेम है पहला पॉइंट, विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन, ये तीनों पॉइंट वहां भी थे, आइसो कॉस्ट में भी है, आइसो कॉन्ट में भी था, आइसो कॉस्ट में भी है। डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस बेटा, ये वो कॉम्बिनेशन है बिटवीन टू फैक्टर्स विच अ प्रोड्यूसर कैन बाय। बेटा संध्या जी, वहां पे वर्ड था विलिंग टू बाय। आइसो कॉन्ट में क्या वंश ने अपनी जेब में पैसे देखे थे कितने हैं? वो तो बस बोल रहा था कि मैं एक मशीन 12 लेबर लेना चाहता हूं, लेकिन क्या एक्चुअल में वो ले सकता है? आइसो कॉस्ट वो कॉम्बिनेशन बताती है बिटवीन टू फैक्टर्स जो आप एक्चुअल में खरीद सकते हो, वो बताता है जो खरीदना चाहते हो, ये एक्चुअल बताता है। पहला वो विलिंग था, ये कैन है। दूसरी बात, आपको याद है आइसोकॉन्ट में एवरी कॉम्बिनेशन विल गिव यू सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन बेटा आइसो कॉस्ट में याद रखना, यहां पर इन एवरी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर स्पेंड्स हिज एंटायर आउटले। इन एवरी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर स्पेंड्स हिज, आइसो कॉस्ट लाइन में सिर्फ वही कॉम्बिनेशन आएंगे जिसमें आपकी जेब के 1000 रुपए स्पेंड हो रहे। सर क्या बोल रहे हो, मतलब समझ नहीं आया। बेटा मतलब ये कि वंश के पास 1000 रुपए थे, अब वो चाहता तो एक मशीन लेता, कितनी की आती है एक मशीन? 200, बचे कितने? 800 में कितने लेबर आते? 8। लेकिन क्या वो 6 लेबर ले सकता था? अरे ले तो सकता था, 1000 रुपए का सामान ले सकता है तो 800 का भी तो ले सकता है, लेकिन वो ले तो सकता है, लेकिन वो आइसो कॉस्ट लाइन में नहीं आएगा। बेटा आइसो कॉस्ट लाइन में वही पॉइंट आएंगे जो आप ले सकते हो 1000 के 1000 रुपए खर्च करके। अगर आप 100 रुपए या 1 रुपए भी बचा लेते हो तो वो कॉम्बिनेशन आइसो कॉस्ट लाइन में नहीं आएगा। अभी इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा बेटर तरीके से एक एग्जांपल लूंगा, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, यहां पे इन एवरी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर स्पेंड्स हिज एंटायर आउटले, प्रोड्यूसर स्पेंड्स हिज आउटले। बेटा होता है कि एक टाइप का इन्वेस्टमेंट, यहां पे इनकम नहीं बोलेंगे, इनकम नहीं, वो तो अर्निंग होती है। आउटले मतलब जो आप फैक्टर्स में खर्च करने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे वर्ड आउटले यूज करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी इसको मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा तो समझ आएगा। आप पहले से इतना नोट करो आराम से, ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा मीटिंग खत्म हो रही है, मैंने आपको एक न्यू लिंक दूंगा गूगल मीट का, इस बार आप उससे ज्वाइन करेगा प्लीज। 2 मिनट में भेज रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके से नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट करना स्टार्ट करो बेटा सारे बच्चे। तब तक मैं आपके लिए गूगल लिंक का गूगल मीट का लिंक बना के आपको सेंड कर रहा हूं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो यहां पे अब मैं आपको डेफिनेशन बना रहा हूं, बेटा ध्यान से सुनना। डेफिनेशन लिखो, पहला पॉइंट, आइसो कॉस्ट लाइन, बस खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा, जल्दी जल्दी पेशेंस के साथ फटाफट। आइसो कॉस्ट लाइन इज अ graphical representation, comma, which shows
डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉमा बिटवीन टू फैक्टर्स। संध्या जी यहां तक डेफिनेशन सेम है आइसो क्वांट की भी और आइसो कॉस्ट की भी। अब यहां से अलग होगा, विच अ प्रोड्यूसर कैन बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर आउटले। पहला वर्ड कैन लिख देना बेटा और एंटायर आउटले लिख देना। कैन का मतलब एक्चुअल की बात कर रहा है, और याद रखना अगर आपने लेस देन एंटायर आउटले स्पेंड करा 900 रुपए 800 रुपए, तो वो आइसो कॉस्ट में नहीं आएगा। हाँ जी, यहां पे कोई बजट सेट नहीं होता। जैसे वहां पे मैंने कौन से पढ़ा था, जो अंदर आता है वो बजट सेट बोलते थे। यहां पे सच कोई भी बजट सेट या आइसो कॉस्ट सेट ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है। यहाँ पे बस ये कि अगर एंटायर आउटले होगा तो लाइन के ऊपर आएगा, या तो लाइन के अंदर या लाइन के बाहर, कोई टर्म नहीं है उसके लिए। ठीक है, एक बार मैं आपको बजट लाइन बना के दिखा देता हूं बेटा कैसे बनती है। हाँ, बजट कॉन्स्टेंट लाइन पर एक्स 0 y। बेटा यहां पे आप लोगे मशीनरी, यहां पे आप लोगे लेबर। संध्या जी जो लाइन बनती है ये वाली आइसो कॉस्ट लाइन, बेटा वो कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, अब देखो ये कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, ये है कॉम्बिनेशन ए, ये है कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई, एफ। 0 पे 10 लेबर, 1 पे कितने थे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2 एंड 5 पे 0। ये जितने भी पॉइंट ऑन दी आइसो कॉस्ट है, इसका मतलब क्या है कि इन सब में एंटायर आउटले स्पेंड होता है। ठीक है, संस्कृति बेटा एक बार यहां देखना, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है अंदर का शेडेड पार्ट। अगर इस शेडेड पार्ट पे कोई भी कॉम्बिनेशन है, ये वाला पार्ट पता है किसको रिजेंबल करता है? ये वो कॉम्बिनेशन है जो आप ले तो सकते हो लेकिन एंटायर इनकम से कम में, मतलब 900 रुपए में 800 रुपए में। तो ये कैन बाय, लेकिन कैसे, लेस देन एंटायर आउटले, इसीलिए ये बेटा आइसो कॉस्ट में नहीं आते। और इसके जो बाहर वाला पार्ट है वो तो आप ले ही नहीं सकते, वो आपकी औकात के बाहर है। ठीक है, तो ये आपका आइसो कॉस्ट का, आइसो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक नोट हो गया, आगे बढ़े। बस ये रिवीजन है इंडिफरेंस कर्व की, और कुछ नहीं है भाई, तभी एक पेस में करा रहा हूं फटाफट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हेडिंग डालना। एक साइड लिख लो बेटा आइसो कॉन्ट कर्व, ऑल दो मैंने बता दिया बट फिर भी लिखवा देता हूं, वर्सेस आइसो कॉस्ट लाइन। पॉइंट नंबर 1,
combination between two factors that a firm is willing to buy. Combination between two factors that a firm is willing to buy. यहां पे लिखना combination between two factors that a firm can buy. Point number 2, isocon में in every combination producer will get same level of production. Producer will get same level of production हर combination में. लेकिन इधर पे बेटा क्या होता है, in each combination comma producer spends his entire outlay. और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये वाला जो कर्व था ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. और आपको याद है कॉन्वेक्स क्यों होता था, एमआरटीएस डिक्रीज होता था. लेकिन संस्कृति यहां पे देखो बजट लाइन ध्यान से देखना, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, क्योंकि दोनों फैक्टर के बीच में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव. कॉनकेव है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा. अब इसके स्लोप का कोई नाम नहीं है, याद है वहां पे नाम क्या था, एमआरई. यहां पे कोई नाम नहीं है, छोड़ देना है, बस स्लोप बताना है. तो यहां लिखना इसका थर्ड पॉइंट ये होता है बेटा क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. संध्या बेटा नीचे लिखेंगे अपन, ये कॉन्वेक्स होता था एमआरटीएस डिक्रीज होने की वजह से, ये स्ट्रेट लाइन होता है ड्यू टू कांस्टेंट स्लोप. यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े फटाफट, बस एक दो टॉपिक और बचे, जल्दी से देखो बेटा, आइसोकॉन खत्म होने वाला है, ध्यान से सुनना. और जब इसके स्लोप की बात ही हो गई है तो थोड़ा स्लोप पे डिस्कशन कर लेते हैं. हेडिंग डालो स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन. नेक्स्ट हेडिंग डालो स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन. पेन छोड़ दो बेटा एक मिनट, पहले सुन लो आराम से, और पेन छोड़ दो एक मिनट, सुन लो आराम से. अभी मैंने आइसोकॉस्ट के कॉम्बिनेशन बताए थे आपको, एक बारी मैं वो कॉम्बिनेशन लिखता हूं दोबारा से. कॉम्बिनेशन थे ए बी सी डी ई एफ. यहां पे थी मशीनरी जो कितने रुपए की थी, 200. लेबर कितने का था बेटा, 100. और 1000 रुपए में कॉम्बिनेशन बनते थे 0 पे 10, 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2 एंड 5 पे 0. ये बन रहे थे. अच्छा संध्या ये तो हमें पता है कि मशीन को बढ़ाने के लिए लेबर कम करना है. अब हम दोबारा निकालेंगे कितना, रेशो निकालेंगे फिर से. अच्छा जल्दी बताओ बेटा, रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था, लॉस ऑफ वन इनपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ
अनदर इनपुट। सर इसके रेशो का कोई नाम, बेटा इसके रेशो का कोई नाम नहीं होता। इसके रेशो को क्या बोलेंगे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा के, जो लेबर लॉस हो रहे हैं डिवाइडेड बाय जो कैपिटल गेन हो रहा है। ठीक है, अगर आप कैपिटल को लॉस कर रहे हो तो डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल हो जाएगा, जो भी लॉस हो रहा है उसे ऊपर रखना। अच्छा, तो इसका स्लोप निकाल रहा हूं, पहला तो होगा डैश। अब कितने का लॉस है, 2 का, कितने का गेन है, तो रेशो विल बी 2:1। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, और दोबारा नेक्स्ट वाला। यहां पे स्लोप क्या रहा है, और मैंने ऊपर थंब रूल बताया था संध्या, जहां पे स्लोप कांस्टेंट है कैसा कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन। समझ आया। अब इसको प्रैक्टिकल समझाता हूं एग्जांपल से, 1 मिनट सुनना। बेटा वंश को प्रोडक्शन करनी है, इसके बाद 1000 रुपए पड़े थे, ये जल्दी से मार्केट गया और इसने पहले एक भी मशीन नहीं ली और एक दुकान से 10 के 10 लेबर ले लिए, शॉप से 10 लेबर लेके आ गया। जब इसने प्रोडक्शन करा तो इसे रियलाइज हुआ कि यार मैंने ना लेबर फालतू में ज्यादा ले लिए, मुझे ना मशीन लेनी चाहिए थी। तो ये आधे रास्ते से वापस गया शॉप पे और इसने बोला कि भैया मेरे को ना यार एक मशीन दे दो। तो भैया ने कहा 200 रुपए की एक मशीन है। इसने बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है, अभी आपकी दुकान से लेबर लेके गया था, तो ये आप एक मशीन दे दो, मैं आपको एक लेबर वापस कर दूंगा। क्या ये मैथमेटिकली ठीक है, एक मशीन 200 की आती है, एक लेबर 100 का आता है, तो अगर इसे एक मशीन को गेन करना है तो एक्चुअल में इसे कितने लेबर छोड़ने पड़ेंगे, 2। तो ये 2 लेबर छोड़कर आ गया। फिर ये सेकंड टाइम दोबारा गया, इसने कहा भैया एक मशीन चाहिए, भैया ने कहा 200 रुपए, इसने कहा पैसे नहीं भैया, अभी लेबर लेके गया था वो ले लो वापस। भैया कितने लेबर छुड़वाएंगे, 2। हाँ, अभी की बात 2। बेटा ये पहली बार मशीन लेने जाए, ये दूसरी बार मशीन लेने जाए, ये 10 बार मशीन लेने जाए, क्योंकि मशीन का प्राइस 200 रुपए कांस्टेंट है, लेबर का प्राइस 100 रुपए कांस्टेंट है, तो हर बार इन ऑर्डर टू गेन 1 मशीनरी इसको 2 ही तो लेबर सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे ना। ये स्लोप इसलिए कांस्टेंट होता है अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस ऑफ मशीनरी एंड लेबर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो हर बार एक मशीन को लेने के लिए उसे 2 ही लेबर छोड़ने पड़ेंगे। कोई दिक्कत। अच्छा, इसीलिए ना आपकी बुक में ये जो स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन है ना बेटा, इसका ये फॉर्मूला नहीं दिया है। मैं पहले बता रहा हूं, वैसे ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट आंसर आ गया है, लेकिन आपकी बुक में इसका फॉर्मूला दिया है पीके अपॉन में पीएल। मतलब प्राइस ऑफ मशीनरी ले लो डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर ले लो, और हर बार ये रेशो कितना आएगा, क्योंकि हमने अज्यूम करा है ना प्राइसेस ही कांस्टेंट है हर बार। तो आपसे पूछे ना कि स्लोप ऑफ बजट कांस्टेंट लाइन क्या होता है, तो आप फॉर्मूला बताओगे पीके अपॉन में पीएल। ऑल्दो लॉस अपॉन गेन भी होता है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपकी बुक में पीके अपॉन में पीएल लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन में प्राइस ऑफ लेबर। और क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट होता है ऐसा हमने अज्यूम करा है, इसीलिए ये रेशो भी हर बार क्या आता है, कांस्टेंट। और इसीलिए हमारी बजट लाइन कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन। आई होप दिस इज क्लियर 100%। अब आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे गौरिका, राहुल, सॉरी गौरिका, तरुण, आकाश, बेटा ये बात आपको समझ आई, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो यार चैट पे, जल्दी से बेटा एक बार कंफर्म कर दो। बेटा नहीं दिया, उन्होंने स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट ही रखा हुआ है, अब नाम नहीं दिया, नहीं दिया, वैसे इसके पीछे कोई रीजन तो नहीं होगा, वैसे देना तो चाहिए, हर सबका नाम है, इसी का नाम नहीं है। MRS, MRE, MRTS सबका स्लोप का नाम होता है, इसका नहीं दिया। बस थोड़ा सा बचा, हो जाए कॉस्ट अगली क्लास।
अभी टाइम लगेगा, मतलब 15-20 मिनट लगेंगे। वही सेम सेम भाई, ये रिवीजन है, ये चैप्टर इंडिफरेंस कर्व की रिवीजन है। आप बाहर जाओगे, आधे टीचर जैसे छोड़ देते हैं, इंट्रोडक्शन करवा के बोलते बेटा आप कर लेना खुद, क्योंकि आइडियली इसमें कुछ है ही नहीं ना भाई। आप देख रहे हो सब कुछ सेम है, जो हमने एक एक वर्ड वहां पढ़ा था वो वर्ड है, बस वहां कंजम्पशन था, यहाँ पे प्रोडक्शन है, वहां पे सेटिस्फैक्शन था, यहाँ पे प्रोडक्शन है, नाम ही तो बदला हुआ है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं तो दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी तुम्हें नहीं आता ना, वो करवाया था वो भी नहीं आता, ये भी कर लेते हैं। हाँ हाँ वही ना, काफी बच्चे थे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार वो अभी वाली ना रिकॉर्ड ही नहीं हुई यार, उसमें वॉइस खराब हो गई, डिमांड सारी रिकॉर्डिंग बड़ी है, बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसकी रिकॉर्डिंग खराब हो गई। उसमें माइक मेरा ना खराब हो गया था बीच में, मुझे नहीं पता था, तो माइक लगता था, मुझे लगता था अच्छी से आवाज आ रही है, और मैंने सुनी भी नहीं, अब डेली डेली कौन सुनेगा रिकॉर्डिंग, तो मैंने अपलोड करके डाल दी, देखी तो बाद में बच्चों का मैसेज आया कि सर इसमें आवाज ही नहीं आ रही, तो वो एक रिकॉर्डिंग बची। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है ना बेटा, बेइज्जती, इंसल्ट है इंसल्ट। अरे मजाक कर नहीं यार, नीचे क्लैट की कोचिंग चलती है, तो उसमें सारे बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है, कॉमर्स वाले भी आते हैं, बड़ा क्लैट मेजोरिटी ह्यूमैनिटीज के लिए होता है। नहीं वो एडू जंक्शन और एक और इंस्टीट्यूट का ना टाई अप है, तो वो जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो सीयूटी एंड क्लैट एंड जो एसएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए करवाता है, उनकी फैकल्टीज अलग है, यहाँ फैकल्टीज अलग है, लेकिन मैं वहां पे लीगल पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा पार्ट लॉ वाला, ये समझा। अच्छा एक टॉपिक आईसो कॉस्ट का एक लिख लो, छोटा सा नोट डाल लो एक, या हेडिंग डाल लो, कुछ दिक्कत नहीं है, 1 मार्क के लिए आता है ये भी बेटा। इक्वेशन ऑफ आईसो कॉस्ट लाइन, किसी को आता है बजट लाइन की इक्वेशन, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम, ऐसा था ना, बस सेम ऐसे ही कुछ यहां पे भी है बेटा, नोट डाल लेना या हेडिंग डाल लेना, हेडिंग लिखना इक्वेशन ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन, 1 मार्क के लिए आती है बेटा पेपर में। आइसो कॉस्ट लाइन को हम एक इक्वेशन से डिनोट करते हैं। संस्कृति जी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है पी के क्यू के प्लस पी एल क्यू एल इज इक्वल टू एम। हेयर पी के है बेटा प्राइस ऑफ मशीनरी, क्यू के है क्वांटिटी ऑफ मशीनरी, पीएल है प्राइस ऑफ लेबर, क्यूएल है क्वांटिटी ऑफ लेबर, और एम है टोटल आउटले। संध्या क्या बोल रहे हैं समझे बेटा, यहां पे एक बारी इस कॉम्बिनेशन को लेना, कोई भी कॉम्बिनेशन, मान लो कॉम्बिनेशन बी, बेटा कॉम्बिनेशन बी में क्वांटिटी ऑफ मशीन कितना है, एक, कितने प्राइस पे 200, प्लस क्वांटिटी ऑफ लेबर कितना है, कितने के प्राइस पे, तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या ये हमेशा इंटायर आउटले के इक्वल आना चाहिए। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लो, अगर ये इंटायर आउटले के इक्वल नहीं आ रहा तो वो कॉम्बिनेशन आइसो कॉस्ट लाइन का कॉम्बिनेशन नहीं है। समझ आई बात, आप किसी से भी ट्राई कर लो, जैसे ई से ले लो, 4 मशीन खरीदी 200 वाली 800 रुपए, 2 लेबर खरीदे 100 वाले, कितने के इक्वल आएगा 1000 के। तो आइसो कॉस्ट में ना ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब एक सेकंड, जब पेपर में आएगा ना ये साइन चेक कर लेना, पेपर में वो पता है ऑप्शन कैसे देगा, वो देगा पी के क्यू के प्लस पी एल क्यू एल, और पार्थवी बेटा आपको बोलेगा लेस देन इक्वल टू एम। बेटा लेस देन हो सकता है कभी, ग्रेटर देन हो सकता है कभी, ये आगे वर्ड कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही वर्ड होना चाहिए विच इज इक्वल टू। लेस देन मोर देन कोई सीन ही नहीं है आइसो कॉस्ट में, ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल होने चाहिए हमेशा। पहले बताइए बेटा यहां तक कोई दिक्कत, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है
तो आपको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन लास्ट टॉपिक अब समझ आ जाएगा। एक बार मैं समराइज कर दूं पूरा अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, एक बार जल्दी से सुनो, एक बार रिपीट करना फटाफट मेरे साथ। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा प्लीज आप भी रिपीट करिएगा अपने घर से, चिल्लाने लग जाना बेटा, माँ बाप को लगे क्या हो गया बच्चे को। मैं आपको दो वर्ड पढ़ाए, एक होता है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है प्रोड्यूसर। यहां पे हम निकालते हैं कि प्रोड्यूसर का क्या हो रहा है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। यहां पे सेलर को क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये अगले चैप्टर में पढ़ना है। यहां पे सबसे पहले आइसोकॉन्ट कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, जो बोलेगा नहीं ना उसे मां कसम है 14 फेब को अकेले मर जाओगे बेटा पूरी जिंदगी, कोई तुम्हें पार्टनर नहीं मिलेगा जिंदगी। कॉलेज लाइफ भी सालों तुम्हारी ऐसी रहेगी ना, ठीक है। अब बोलेगा आलोक के मुंह से सवाल नहीं, हाँ इट इज अ मोटिवेशन आ गई विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन टू फैक्टर्स, जो कंज्यूमर विलिंग टू बाय है, प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक आईक्यू पे सारे पॉइंट सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रहे। तीन असम्पशन थी, फैक्टर कितने, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, प्रॉपर्टी कितनी थी। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई। जितना हायर आईक्यू उतनी, दो आईक्यू कभी इंटरसेक्ट, एक्सिस को टच, इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, इट इज कॉन्वेक्स। अभी गाली सुनते, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि इसका स्लोप MRTS कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, फॉल करता है ना, क्या करता है, फॉल करता है। ये याद रखना, MRTS का फॉर्मूला क्या था, लॉस्ट अपॉन में वन इनपुट टू गेन अपॉन में अनदर इनपुट, और इट इज द स्लोप ऑफ आईक्यू कर्व। क्लियर है पांचवा प्रॉपर्टी। फिर हमारे आइसो कॉस्ट लाइन पे, आइसो कॉस्ट लाइन इट इज अ, जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन, जो प्रोड्यूसर कैन बाय स्पेंडिंग इज, हर कॉम्बिनेशन में इक्वल प्रोडक्शन मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, बट हर कॉम्बिनेशन में आपका एंटायर आउटलेट स्पेंड होना चाहिए, तभी वो कॉम्बिनेशन आइसो कॉस्ट में आएगा। आइसो कॉस्ट लाइन डाउनवर्ड होती है, स्ट्रेट होती है, कैसी होती है, डाउनवर्ड स्ट्रेट। डाउनवर्ड क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप, और स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब वाला स्ट्रेट नहीं जो मैं हूं, स्ट्रेट मतलब सीधी। स्ट्रेट बनती है बेटा क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट इज कांस्टेंट। व्हाई इट इज कांस्टेंट, क्योंकि बेटा इसका स्लोप होता है पीके अपॉन में पीएल, और हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस ऑफ मशीन एंड प्राइस ऑफ लेबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन होती है पीके क्यूके प्लस पीएल क्यूएल इज इक्वल टू एम, वहां पे साइन याद रखना हमेशा इक्वल टू होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर राइट। अब इस चैप्टर को रैप अप करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के साथ। अब आप पूरे एकदम रेडी हो बेटा, प्रिपेयर्ड हो, हेडिंग डालो। हाँ जी बेटा बताओ, हाँ जी, स्लोप सिर्फ प्राइस वाले से ही निकलेगा आइसो कॉस्ट का, लॉस ऑन गेन से नहीं निकलेगा, क्योंकि तुझे कॉम्बिनेशन दिए ही नहीं होंगे। लॉस ऑन गेन को काट दे, तभी मैंने बोला काट दे, जैसे उसने काटा था, काट दे, समझा नहीं वो। हेडिंग डालो बेटा, कटेगा अगर सर आलोक भाई का तो कट ही चुका है। आलोक भाई गर्लफ्रेंड है आपकी, क्यों बताऊं, मतलब क्या मैं क्या छेड़ूंगा थोड़ी तेरी गर्लफ्रेंड को, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तू मेरे से भी पूछ सकता है। हाँ गर्लफ्रेंड है, जैसे तू बोल रहा है लग नहीं रहा, नहीं है, नहीं है, करंटली नहीं है, कटा मतलब तेरा भी कटा, और आधे तेरी तो होगी यार, नहीं है, क्यों लड़कियां अच्छी नहीं लगती, तो भाई कह रहे लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। चलो हेडिंग डालो बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, और इसे बोलते हैं बेटा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। कल आप क्लास में आओगे ना, इस चैप्टर को लर्न करके आना अच्छे से, ओरल टेस्ट लूंगा किन्हीं भी तीन बच्चों से,
और जिसने गलत जवाब दिया छूटते ही थप्पड़ सीधा। और हाँ 3 रैंडम, रैंडम सिलेक्शन, ठीक है, सैंपल लेंगे अपन एक। नहीं, घर में घुस के मारूंगा। और जिस फ्रीक्वेंसी से संध्या लड़की में चाटा पड़ता है वो सेम फ्रीक्वेंसी लड़के में यूज होती है। तो लड़कियां लड़कियां एक समान, चाटा बिल्कुल कैडा पड़ेगा है। हाँ तो लड़कियों में भी पड़ता है वही, यही अगर लड़के में यहाँ से हाथ जा रहा है तो लड़की में भी आ रहा है। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता पार्ट 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़कर आइएगा, क्योंकि बेटा इसमें ना इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ना कॉस्ट नहीं समझ आएगा, अदरवाइज कनेक्टेड है सारे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं आपको बोलूँ ना बेटा प्लीज पढ़कर आ जाना, तो तुम पता है तुम्हें कितने बेच रहा हूँ, तो पिट जाओगे बेटा, पढ़ लेना प्लीज। उन तीनों को गिफ्ट, इतने अच्छे काम नहीं करे तुमने। चलो चलो, जिसके इस वाले यूनिट में हाईएस्ट मार्क्स आए ना, हाईएस्ट या फुल इसके टेस्ट में, हाईएस्ट, यार फिर अब किसी के 20 में से 10 नंबर आ गए हाईएस्ट, तो वो हवाबाजी में आ जाएगा। जिसके हाईएस्ट आए और 80% क्रॉस आए, जितने का जैसे 30 नंबर का टेस्ट है तो 80% इज 24, आप देख लेना अपने आप। जिसके हाईएस्ट आए 24 प्लस आए या तो 80% प्लस आए, उसको 100 रुपीज कैश प्राइस। अबे तूने क्या यूपीएससी का एग्जाम निकाल लिया क्या साले? एक यूनिट का टेस्ट ले रहा हूँ, 100 रुपए दे रहा हूँ, उसमें भी खुशी मना, छोटी गोल्ड आ जाएगी 10 तेरी, बस। 100 रुपए बहुत है तिल्ले, एक दिन का आ जाएगा। अच्छा सुनो, अब हमें निकालना है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। बेटा पहले बिना दिमाग लगाए लिख लो सीधा, फिर मैं आपको लॉजिकली भी समझाऊंगा, पहले लिख लो। When the following two conditions, याद दिला देना मुझे 100 रुपए वाली कंडीशन, हाँ, वरना मैं भूल जाऊंगा, फिर तुम कहोगे सर देते नहीं हमें। When the following two conditions are satisfied, when the following two conditions are satisfied, सर कौन सी दो कंडीशन है? पांच में बेटा पहली कंडीशन, अगर आपको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट निकालना है ना, तो जहां पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां पे आएगा। पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक दूंगा क्यों यहां पे आ रहा है। पहली कंडीशन है, ये तो बकवास है, IQ कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बेटा पहला IQ कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। संध्या क्या मैं इसे और करके ऐसे लिख लू, MRTS मस्ट बी फॉलिंग? बेटा एक ही बात है या नहीं? संस्कृति अगर MRTS फॉल करेगा तो IQ तो कॉन्वेक्स ही बनेगा ना। तो पहली कंडीशन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों एक ही चीज है, IQ कॉन्वेक्स होना चाहिए और MRTS फॉल होना चाहिए। एंड बेटा बीच में एंड है, अब ये दूसरी भी सेटिस्फाई करनी है, और सेकंड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ IQ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। कह रहा है दोनों कर्व का और लाइन का स्लोप आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। आद्विक क्या मैं, हाँ इक्वल, हाँ इंटरसेक्ट जब करेंगे तभी तो स्लोप इक्वल होगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, MRTS इज इक्वल टू PK अपॉन PL? संध्या कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा इसका स्लोप MRTS होता है, उसका स्लोप PK अपॉन PL होता है, तो ये हो गया। बेटा और करके एक लाइन छोड़ देना, ये कंडीशन बाद में बताऊंगा, वरना तुम समझ जाओगे सारी चीजें, अब ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब सर जरा बताइए सर क्या हो रहा है, ये कहां पे आएगा ऑप्टिमाइजेशन? बेटा पेन रख दो, 1 मिनट बस सुन लो, खत्म हो गया। एक्स एक्सेस 0, वाई, यहां पे मशीन है, यहां पे लेबर है।
ये क्या है बेटा? दिस इज योर आईएसओ कॉस्ट लाइन, ठीक है? ये आपकी औकात है 1000 रुपए की, इतने तक के ले सकते हो, या तो इसके अंदर ले सकते हो, इससे बाहर नहीं ले सकते। अब इसे थोड़ा सही करने के लिए मैं ना मल्टीपल आईक्यू बनाऊंगा, मल्टीपल, ताकि हम निकालें कि कौन से आईक्यू पे हमें रुकना है, कौन से पॉइंट पे हमें रुकना है। ये बनाया IQ1, ठीक है? ये बनाया IQ2, और ये बनाया IQ3। जिसको पता है कोई चौधरी नहीं बनेगा, सारे चुप रहना। जिसको पता है और उसने बता दी ना, फिर पूरा सिलेबस पूछ लूंगा उससे। अभी ये टॉपिक किसने नहीं पढ़ा? 1 2, तुमने रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी? झूठ बोल रहे थे गंदी बच्ची। हाँ, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ठीक है, याद नहीं है, सही है, बढ़िया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। मैंने 3 IQ बनाए, एक आइसोकॉस्ट लाइन बनाई है, और अब मैं इस डायग्राम पे ये कैलकुलेट करने वाला हूं कि एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट मिनिमम कहां पे लगेगी, और उसके बेनिफिट के लिए उसे किस पॉइंट पे रहना चाहिए, ठीक है? कंडीशन नंबर 1 पढ़ना। पहली कंडीशन, आईक्यू क्या होना चाहिए? अच्छा संध्या, आईक्यू कौन सा आईक्यू कॉन्वेक्स है? 1 2 3 या तीनों? तीनों कॉन्वेक्स है, तो पहली कंडीशन तो मीट कर दी तीनों ने। सेकेंड कंडीशन थी कि आइसोकॉन्ट कर्व और आइसोकॉस्ट लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल। बेटा स्लोप इक्वल का मतलब है कि वो कहां पे मीट करेंगे। अब अगर आप नोटिस करो तो वो 3 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी ये IQ1 पर है, और पॉइंट ई ये IQ2 पर है। अब सुनना सुनना बेटा, IQ3 पर तो कभी भी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जितने भी पॉइंट है आप लेना तो चाहते हो, लेकिन आपकी औकात से क्या है ये, जैसे आलोक की क्रश, वो बेटा ये IQ3 पे है। ऐसे मेरा मन, बेटा ये आलोक की क्रश है, इसे लिख देता हूं मैं, आलोक की क्रश जो उसकी औकात से आउट है, ठीक है बेटा? यहां तो कभी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ जो विलिंग तो हो, बट आप खरीद, क्योंकि यार है 1200 1500 2000, ये जोक को इसने अब ये घिनौना इंसान है, ये जोक यहां तक सही चल रहा था, ये इसमें गंदी बातें ले आया है। पहले तो मेरा 6000 रुपए का क्या, कौन सा बजट है तेरा? बेटा तू ये मत पड़ इन चक्करों बेटा। नहीं, अब मुझे जानना है 6000 रुपए में तेरा कौन सा बजट है? भाई बड़े इतने घिनौने बच्चे ना, इतने घिनौने, इतने घिनौने, गंदे बच्चे। बेटा कान बंद करके रखा करो, इसका गंदे बच्चे, इसके साथ में बैठना बेटा, गंदा बच्चा। अच्छा सुनो, भुला दिया इसने मुझे, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हाँ मैं भी, हाँ मैं भी। अच्छा, अबे रुक जा तू, मैं बताऊं, उसके वाले की बात नहीं कर रहे हम, मैं बताऊंगा क्या। अब सुनो, IQ3 पे तो ऑप्टिमाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके बजट के बाहर है। अब पॉइंट बच गए IQ1 और IQ2, और 3 जगह पे स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, यानी ए पॉइंट ऐसा है जो आप खरीदने के विलिंग एंड एबल दोनों हो, क्योंकि आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट दोनों में आ रहा है ना, मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट और ई पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ऐसे जो आप खरीदना चाह रहे हो और आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हो, तीनों पॉइंट पे मीट हो रही कंडीशन। लेकिन संध्या बेटा, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन तो एक ही पॉइंट पे होगा ना, कौन से पॉइंट पे? रुक जा संध्या, संध्या बेटा, कंडीशन तीनों पॉइंट पे मीट हुई है, लेकिन पॉइंट एक ही होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं वो कौन सा पॉइंट होगा और क्यों होगा? आपको पता ये चीज, अभी बताऊंगा ना आपको कि अरे हाँ सॉरी ये तो पता था। संस्कृति, एनी गेसेस? वो कंडीशन, ये कंडीशन तीनों पॉइंट पे मीट हो रही है, ए बी एंड ई पे,
लेकिन प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन किस पॉइंट पे होगा? इन वाई, ई पे। वो ए है, वो बी है, सर ने सी नहीं लिखा, ई लिखा है, ई होगा। हाँ, रीजन क्योंकि मतलब वो अच्छा लग रहा है, वो बीच में आ रहा है। हाँ जी, मैं तो पढ़ाई करने भी बोलता हूँ। हाँ, तू बड़ा उछल रहा है, ई पे, वो उसने बता दिया क्यों। बेटा आपने कौन से पढ़ा था? जितना हायर आईक्यू उतनी हायर प्रोडक्शन। मतलब संध्या पता है क्या हो रहा है? देखो, सुनो सुनो, बेटा एक है पॉइंट ए एंड एक है पॉइंट बी, ये दोनों IQ1 पे आ रहे, और एक है पॉइंट ई, ये भी किस पे आ रहा है? IQ, सॉरी, ये आ रहा है IQ2 पे। अब सुनो ना बेटा, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये तीनों आपके बजट में है। पॉइंट ए, बी, ई, तीनों में 1000 रुपए स्पेंड हो रहे हैं। अब आप किसको लेना पसंद करोगे? तो बेटा आप तो उस पॉइंट को लोगे ना जो 1000 रुपए में आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे। और मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अनस भाई, जितना हायर आईक्यू उतनी हायर प्रोडक्शन। तो बेटा IQ2 क्योंकि हायर है, तो यानी कॉम्बिनेशन ही ए और बी के कंपेरेटिवली ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करके देगा। तो सत्या एक बात बताओ, 3 कॉम्बिनेशन है, 2 में आप 1000 रुपए दे रहे हो, आपको 100 यूनिट मिल रहे हैं। ई में आप 1000 रुपए दे रहे हो, आपको 110 यूनिट मिल रहे हैं। कौन सा प्रेफर करोगे? 110 वाला। तभी आप ई कॉम्बिनेशन पर जाओगे। एंड ई वाला जो पॉइंट है, दैट इज योर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। वहां पे आपका वो पॉइंट आया, जो कॉम्बिनेशन आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, और उससे आपको कम पैसों में सबसे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। क्या ये बात समझ आई? आप देख लो, ई पॉइंट जो है ना, उसे टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं संध्या? टेंजेंट पता है क्या होता है? बेटा टेंजेंट होता है जब एक कर्व को एक लाइन सिंगल पॉइंट से टच करती है, इसे बोलते हैं टेंजेंट। जब एक कर्व को आप 2 लाइन से टच करते हुए जाते हो, 2 पॉइंट से, इसे क्या बोलते हैं मैथ्स वाले बच्चों? ए इंटरसेक्शन। पैरा बोला, ये देखो पैरा बोला, ये क्या बोला? क्या बोलते हैं इसे? हॉट? क्या बोल रहे थे? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मुझे लगा तू हॉट बोल रहा है, मुझे लगा मुझे बोल रहा है। मैं खुश। बेटा सिंगल पॉइंट से टच करती है तो क्या बोलते हैं? टेंजेंट। 2 पॉइंट से टच करती है तो क्या बोलते हैं? तो ये पॉइंट में ना टेंजेंट होता है, इसलिए थर्ड कंडीशन लिख लो जो छुड़वाई थी। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन होता है जब IQ कर्व इज टेंजेंट टू आइसो कॉस्ट लाइन। बेटा कंडीशन और डायग्राम बना देना, ये आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट है। इसी के साथ प्रोडक्शन चैप्टर होता है खत्म, समाप्त, स्वाहा। ठीक है, वो तो छोड़ देना बेटा, वो नहीं लिखना, बस ये कंडीशन नोट कर लेना और ये डायग्राम नोट कर लेना। जी जी, वो यूनिट का होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू प्रेडिक्शन। हाँ चारों यूनिट, सारे टेस्ट यूनिट वाइज होंगे भाई, 10 यूनिट 10 टेस्ट, और फिर मॉक होंगे फुल फ्लेज। ठीक है, 5 पे हो जाएगा। अच्छा तुम्हारा CM में है ना? हाँ तो तुम्हारा तुम्हारा ये करवाते ही ब्रेक कर दूंगा। फिर CMA वालों को ना मैं अलग से बुलाऊंगा, संडे सैटरडे, थोड़े टॉपिक्स अलग है ना उनमें। यार वो ना टाइम देखना पड़ेगा, सैटरडे को मेरी मॉर्निंग क्लास होती है, संडे एक टाइम होता है जो फ्री होता है, उसी में एक्स्ट्रा क्लास हो पाती है। हाँ लिख दो लिख दो। आलोक, सच में ऐसा है? क्या होती है सब? भाई क्रश तो होती है यार सबकी, मेरी तो रोज होती है। अच्छा परमानेंट, यहाँ पे भी तुझे परमानेंट ही चाहिए? अनस को बना ले बेस्ट फ्रेंड।
हाँ पता है, तेरे 28 आया, सुहानी के 13 आया, बस खत्म। अब नहीं सुन सकता मैं बार बार, मेरे को पता चल गया है। मैंने इससे बोला मैथ्स लॉ पढ़ ले, फोटो भेजना, उसमें पत्ते खेल रहा होगा। तो सही है, बढ़िया भाई, सही है भाई, स्टेक स्टेक।